आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आखिर क्यों लड़ा गया। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से 1919 के बीच में लड़ा गया था। ये वॉर जो है 5 सालों तक लड़ा गया था। इसमें पूरा विश्व जो है 2 गुटों में बट गया था। एक साइड से जर्मनी वाले देश लड़ रहे थे और दूसरी साइड से ब्रिटेन नेतृत्व कर रहा था दूसरे तरफ से इन देशों का। जर्मनी क्या चाहता था कि उसका इन्फ्लुएंस यूरोप के साथ साथ पूरे की पूरी दुनिया में हो, और इसके विपरीत जो कि ब्रिटेन का पहले से ही इन्फ्लुएंस यूरोप के साथ ही साथ पूरे विश्व में था, तो वो अपने जो इन्फ्लुएंस को बनाए रखने के लिए भी ये वॉर लड़ने के लिए मजबूर था। सबसे पहले इसकी शुरुआत तब होती है जब ऑस्ट्रिया के साराजेवो नाम की जगह पे वहाँ के राजकुमार और उसकी पत्नी की सर्बिया के कुछ राष्ट्रवादी लोग जो है गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इससे ऑस्ट्रिया को जो है एक मौका मिल जाता है कि वो अटैक कर सके सर्बिया पर, लेकिन इसके लिए जो है कई देशों के साथ साथ समझौते होते हैं। इसके लिए हमें डीप में जाना पड़ेगा। आज से लगभग 150 साल पहले के टाइम पे जब पूरी दुनिया में औद्योगिकरण हो रहा था, उस टाइम के जो थे सबसे पुराने और ताकतवर देश थे ब्रिटेन, रूस और इसके बाद फिर फ्रांस, जर्मनी, ये सब। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि सभी लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे, कंपटीशन करने लगे कि किसके पास ज़्यादा ज़मीन होगा, किसके पास कितना ज़्यादा मैन पावर होगा, उत्पादन करने की क्षमता होगी, किसके पास कितना ज़्यादा पैसा होगा। इस प्रकार से देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी। तो जर्मनी भी चाहता था कि वह भी एक बड़ा ताकतवर देश बने और उसके लिए एक बाज़ार उपलब्ध हो जो कि उसे उपनिवेशों से मिल सकता है। और उपनिवेश बनाने के लिए या तो वो यूरोप में ही अपने से छोटे कमज़ोर देशों पर आक्रमण करे, या फिर जो पहले से बना चुके हैं अफ्रीका में फ्रांस का, ब्रिटेन का और साथ ही साथ बाकी के एशियाई क्षेत्रों पर वो दूसरों के उपनिवेश को छीन सके। इस प्रकार से जो है वो अपना औद्योगिकरण कर रहा था। और ऑस्ट्रिया और सर्बिया की माने तो सर्बिया में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होने की कुछ संभावनाएं दिख रही थी, तो ये लहर ऑस्ट्रिया में ना पड़े, क्योंकि ऑस्ट्रिया और हंगरी में उस टाइम पे राजशाही शासन था। तो राजशाही शासन को समाप्त न हो, इसकी वजह से भी जो ऑस्ट्रिया था वो सर्बिया पर जो है अपना उपनिवेश बनाना चाहता था कि सर्बिया के आबादी से, पॉपुलेशन से वहाँ के जो ऑस्ट्रिया के लोग थे वो उसको बाज़ार मिल जाता अपने सामान को बेचने के लिए, और साथ ही साथ वो प्रॉफिट भी कमा सकते थे। कुछ इस प्रकार का इरादा था उनका। तो इसी संभावना को देखते हुए जो सर्बिया के लोग थे उन्होंने ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी कि ये लोग ज़्यादा कुछ उछल कूद कर रहे हैं, इनको दबाने के लिए, सबक सिखाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। लेकिन इसके उल्टा हुआ, जो ऑस्ट्रिया था उसने इसको सबक न लेते हुए और उल्टा सर्बिया पर अटैक कर दिया। और चूँकि पहले से संधि के साथ बंधे हुए थे, जो सर्बिया के पक्ष में रूस था, रूस, ब्रिटेन, ठीक, ब्रिटेन के साथ ही साथ फ्रांस भी था, ये सभी किसके पक्ष में थे? सर्बिया के पक्ष में। ये सब सर्बिया के पक्ष में थे। और ऑस्ट्रिया के पक्ष में हंगरी था, इसको एक ही मान सकते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों का जो है आपस में गठबंधन था, इस वजह से ऑस्ट्रिया और हंगरी एक ही साम्राज्य कहलाते थे उस टाइम पे। ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी के साथ साथ इटली था उस टाइम पे, इटली और साथ ही साथ
टर्की भी था। ये सभी राष्ट्र उस टाइम पे धुरी राष्ट्र कहलाते थे। इनके बाद बीच में भी त्रिदेशीय समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत इन्होंने एग्रीमेंट बनाया था कि इनमें से अगर किसी भी देश के ऊपर कोई ये वाला बाहरी देश आक्रमण करे, अटैक करे इनमें से किसी भी देश पर, तो ये 4-5 देश आपस में मिलकर इन बाकी के देशों पर अटैक करेंगे इनकी सहायता के लिए। किसी एक पर अगर मान लीजिए फ्रांस ने अटैक किया तुर्की पे, तुर्की या इटली किसी में पर भी अटैक किया, इन दोनों में से किसी पर भी, तो बाकी के जो ऑस्ट्रिया और जर्मनी है वो इटली और तुर्की की सहायता करने के लिए फ्रांस, सर्बिया, ब्रिटेन, रशिया इन सब अटैक कर सकते हैं। इस प्रकार की स्ट्रेटेजी थी इनकी। और इनका भी सेम रूल था, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, सर्बिया का, कि इन पर किसी ने अटैक किया, इन पर मान लीजिए इन्होंने अटैक किया तो ये चारों इकट्ठा होकर के इन पर अटैक करेंगे। तो इस प्रकार से इन सभी साम्राज्यों का जो आपसी मतभेद था, आपसी छोटी मोटी लड़ाई थी, वो पूरे विश्व में फैलने लगे, क्योंकि इनके भी उपनिवेश पूरे दुनिया में थे और इनके पास ज़्यादा उपनिवेश नहीं थे, फिर भी ये लोग उपनिवेश बनाने इस युद्ध में जो युद्ध लड़ रहे थे वो सैनिक ज़्यादातर छोटे मजदूर, छोटे किसान थे, जिनके पास भूमि न के बराबर थी। वे लोग इस युद्ध में खींच रहे थे, क्योंकि युद्ध में जाने वालों को वे लोग वेतन दे रहे थे पुराने टाइम के शासन राजतंत्र, और खुद की जो स्थिति थी कि कैसे भी करके सरवाइव करना है, हर एक इंसान के लिए उस टाइम पे ये था कि सरवाइव करने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता था। इसलिए लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर युद्ध में खींचते चले गए। उस टाइम पे हालात ये थे यूरोप के कि फैक्ट्रियों में ज़बरदस्ती लोगों को काम के लिए लाया जा रहा था गांवों से, शहरों से, और जो महिलाएं थीं, फीमेल्स थीं जो यूरोप में, ब्रिटेन में, जर्मनी में उस टाइम पे, वे सारे के सारे जो है फैक्ट्रियों में काम करने लगे और वेतन उनको बहुत ही कम दिया जाता था। उनके खान पान, रहन सहन का व्यवस्था जो है ज़्यादा अच्छा नहीं था उस टाइम पे। ठीक, इस वजह से भी उसी टाइम पे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की बातें उठने लगी थी। उस टाइम पे चूँकि राजतंत्र होने के कारण किसी के भी अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। तो लोगों के बीच में जब फैक्ट्रियों के अंदर बहुत से जगह जगह के लोग आने लगे, वहाँ पे काम करने लगे हज़ारों की संख्या में, तो लोगों के बीच में आपस में एक संगठन तैयार होने लगा, मजदूर यूनियन। तो लोगों के मन में ये विचार आया कि क्यों न सरकार जो है मजदूरों के बीच का ही हो, जो जनता के बीच की हो, और जो जनता के मतों के द्वारा चुना गया सरकार हो, वे जनता के हित का ध्यान रखते हुए राष्ट्र के हित में फैसला लें और युद्ध को जो है समाप्त करने का प्रयास करें। क्योंकि उस टाइम पे जो औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा था, ये जो 1850 से 1900 के बीच में, इससे आगे भी चला, लेकिन यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा चल रहा था यूरोप में, खास करके। बाकी के और कंट्रीज़ में तो नहीं, यूरोप और अमेरिका में। तो वहाँ पे जो है मज़दूरों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, और इनसे जो प्रोडक्ट बनता था, जो भी मुनाफा होता था, उसका केवल और केवल सरकार में बैठे बड़े लोगों तक ही उनका फ़ायदा जो है पहुंच पाता था। उसमें से छोटे लोगों को सिर्फ वेतन ही दिया जाता था और बाकी उनको कुछ भी सुविधाएं नहीं मिलती थी, ना उनके लिए हेल्थ की, ना एजुकेशन, ना खान पान, ना रहने की व्यवस्था। इन सब को देखते हुए वहाँ पर जो है लोकतंत्र की एक लहर जो है देखने को मिल रहा था यूरोप के अंदर। इसमें सबसे पहले जो है 1917 में रूस की क्रांति बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। वहाँ पे व्लादिमीर लेनिन ने
लेनिन की जो पार्टी थी, समाजवादी पार्टी, वहाँ पे सरकार जो है आई पुराने जारशाही को ख़त्म करके, और उन्होंने मजदूरों के हितों में कुछ फैसले लेने शुरू किए। इसकी वजह से रूस की क्रांति जो है फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन और बाकी के जगहों में भी धीरे धीरे उसका जो है लहर देखने को मिला। लोग जागरूक होते गए और उन्होंने इस युद्ध को विराम देने के लिए एक ऐसे सरकार की गठन करने की आवश्यकता समझी जो कि लोगों की सबकी विकास चाहे, न कि केवल एक अभिजात्य वर्ग के लिए। इसमें जो है फ्रांस में भी डेमोक्रेसी आया और जो है ब्रिटेन में भी चुनाव कराए गए जगह जगह पे। क्योंकि अमेरिका तो पहले से ही एक डेमोक्रेटिक गणराज्य था, तो अमेरिका को उतना ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका का नुकसान उस टाइम पे हुआ जब 1917 के टाइम पे ही हिटलर की सेना ने उनके एक जहाज़ पर, मालवाहक जहाज़ पे अटैक कर दिया, उसको पानी में डुबो दिया। उसमें से 57 यात्री जो है वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गया उनका, और बहुत ही ज़्यादा पैसे का नुकसान हुआ उनको। तो इससे गुस्से में आकर अमेरिका ने जो है जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, और इस तरीके से डायरेक्ट जो है अमेरिका इस वॉर में शामिल हुआ। केवल एक ही ऐसा देश था, स्विट्ज़रलैंड, जो कि इस विश्व युद्ध में नहीं लड़ा, वही बस शांत रहा। वो किसी के भी पक्ष में नहीं था, बस शांति बनाए हुआ था। बाकी के सभी के देश जो भी थे वो आपस में लड़ रहे थे। और देखा जाए तो उसी टाइम पे, जिस टाइम पे ये सब चीज़ें हो रही थी, धीरे धीरे जो है पहले के टाइम पे जर्मनी जो है आगे जीत रहा था। पोलैंड पे उसने कब्जा किया, फ्रांस पे कब्जा किया, स्पेन की तरफ भी बढ़ रहा था। जो पुरानी सरकार थी, पुरानी राजशाही गवर्नमेंट, वो फिर सभी जगहों पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रूस में भी आगे बढ़ा। लेकिन उसके बाद से जर्मनी की सेना की रफ्तार कम होती गई। उसके पास जो है खाने पीने की, हथियार की कमी होती गई। उस पर जब चौतरफा आक्रमण किया गया, जब अमेरिका इस युद्ध में आया, तब से जर्मनी की हार होना शुरू हो गया। उसको फिर ब्रिटेन की ओर से आक्रमण का सामना करना पड़ा, रूस की ओर से। इटली भी बाद में जो है जर्मनी के खिलाफ हो गया, और ये फिर इधर फ्रांस से, चारों तरफ से जब चौतरफा उसके ऊपर हमला हुआ, तब जो है जर्मनी हार गया। उसके जो कब्जा किए हुए इलाके थे उनको बाकी के विजयी देशों ने आपस में बांट लिया। कई इलाकों को उन्होंने स्वतंत्र रखा और कई को जो है विवादित क्षेत्र घोषित करके वहाँ पर राष्ट्र संघ का शासन स्थापित किया। जैसे कि सार, अल्सास और लॉरेन, जो कि फ्रांस का खनिज क्षेत्र है जहाँ पे कोयला और बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, वो वाला इलाका उन्होंने एक विवादित क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्र संघ के संरक्षण में। क्योंकि उस टाइम पे विजयी देश ये समझते थे, जैसे कि फ्रांस हो गया, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। अमेरिका तो उतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन वो जो बाकी के देश थे वो ये समझते थे कि उनका जो भी कुछ नुकसान हुआ है वो सारा का सारा नुकसान का जिम्मेदार जर्मनी और ऑस्ट्रिया है। क्योंकि इन्हीं दो देशों ने जो आपस में देशों के रिश्ते थे उनको बिगाड़ा, उनका जान माल का नुकसान किया। इसलिए इनको हर्जाने के तौर पे जो है, हर्जाने के तौर पे 66,000
लाख पाउंड की राशि जो है हर्जाने के तौर पे देना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे जो 66,000 लाख पाउंड था बहुत ही बड़ा रकम था। उस टाइम पे जर्मनी की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे जो है इस राशि को अदा कर सकें बाकी के विजयी देशों को। उन्होंने प्रावधान रखा था कि किस्तों में हर महीने जो है जर्मनी इस राशि को ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को देगा। इससे जो है फ्रांस अपने लिए विकास के कार्य करेगा, ब्रिटेन भी क्षतिपूर्ति के लिए कुछ कार्य करेगा, रूस भी अपनी जो हानि हुई है उसको फिर से दोबारा से प्रोग्रेस की ओर ले जा सकेगा। क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन ने ये सोचा था, क्योंकि वे लोग कर्जा लेकर के जो है जर्मनी से युद्ध लड़ रहे थे। फ्रांस और ब्रिटेन जो थे वो अमेरिका से कर्जा लिए थे, अमेरिका से उधार लेकर के जो है जर्मनी से युद्ध लड़ रहे थे। इसकी वजह से उन्होंने बहुत बड़ा रकम जो है जर्मनी पे लाद दिया था, 66,000 लाख पाउंड। लेकिन बाद में कुछ बुद्धिजीवियों ने ये सोचा कुछ वर्षों के बाद कि इतनी बड़ी राशि जो है जर्मनी कभी भी नहीं चुका पाएगा। इसके लिए उन्होंने इस राशि को बहुत ही कम कर दिया और केवल 20 लाख पाउंड की राशि जो है बाकी के देशों को देने के लिए रखा। और भी बहुत सी चीज़ें उस पर लाद दी कि बड़ी सेना नहीं रख सकते, ठीक है, बड़ी आर्मी नहीं होगी, 1 लाख से ऊपर नहीं होगी, 1 लाख से ज़्यादा की आर्मी नहीं होगी, नौसेना नहीं होगी, वायुसेना नहीं होगी। उनके जो नौसैनिक विमान थे, नौसैनिक जो जहाज़ थे, उनको ध्वस्त कर दिया गया, उसकी सेना को बहुत ही कम कर दी गई, उसको हर एक प्रकार से जो है एकदम कमज़ोर करने की कोशिश की गई। जर्मनी को पुरानी जो राजतंत्र थी उसको ख़त्म कर दिया गया और एक नई सरकार चुनकर आई थी लोकतांत्रिक, उसके ऊपर सारा का सारा हर्जाना लाद दिया। तो इस प्रकार से जो है वर्साई की संधि में उसको भारी से भारी अपमान का सामना करना पड़ा था जर्मनी को। तो इस अपमान का बदला लेने के लिए जर्मनी की जनता चाहती थी कि कोई एक ऐसा नेता आए, कोई एक ऐसी पार्टी आए जो कि जर्मनी की जनता के पक्ष में हो, क्योंकि वे लोग जो वर्तमान सरकार थे जो चुनाव में जीत करके आई थी नई पार्टी, उसके साथ ज़्यादा वो अच्छे से घुल मिल नहीं पाए, क्योंकि पुराना जो सरकार था वो तो ध्वस्त हो चुका था। नया जो निर्वाचित होकर आया था वो केवल संधि के प्रस्तावों को स्वीकार करके हर्जाना चुकाने में बिजी थी। इसकी वजह से जो है बेरोजगारी जो है उस टाइम पे जर्मनी में 44% तक बढ़ गया था। 44 तो बहुत ही कम है, एक प्रकार से माने जाए तो आधा से ज़्यादा आबादी उस टाइम पे बेरोजगार थे जर्मनी में। बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी और बाकी के विजयी देशों को भी उनसे कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस अपने नुकसान का भरपाई करना चाहते थे। तो इस प्रकार से एक जो औद्योगिकरण का कंपटीशन था कि कौन सा देश जो है सबसे शक्तिशाली बनेगा, इसकी वजह से जो है डार्विनवाद के सिद्धांत के वहाँ के लोगों ने, यूरोप के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फॉलो किया। कि डार्विन ने सिद्धांत दिया था कि जो व्यक्ति या जो जीव ज़्यादा ताकतवर होगा वही डोमिनेट करेगा, वही राज करेगा, और अपने से कमज़ोर लोगों को या अपने से कमज़ोर जीवों पर शासन करना हर किसी का जो है जन्म सिद्ध अधिकार है। ये लोग मानने लगे थे कि अपने से कमज़ोर को मारो तभी ताकतवर कहलाओगे, तभी राज करोगे। इसको जो है यूरोप के लोग फॉलो कर रहे थे। साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन का उस टाइम पे कंपटीशन बढ़ गया था और आगे निकलने की होड़ में ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये लड़ा गया। और इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण अगला वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि इसमें जो
वर्साई की संधि के अंतर्गत जर्मनी पे बहुत ही ज़्यादा हार्ड कानून लादा गया, बहुत ही ज़्यादा पैसे उससे वसूले गए, उसको जगह जगह से तोड़ा गया। उसके बाकी जो ज़मीन थे, एक जो पूर्वी जर्मनी था उसको रूस के इन्फ्लुएंस में दे दिया गया। पश्चिमी जो जर्मनी था वो फ्रांस और ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस में रहा। और जर्मनी जो था उसके अंतर्गत उसमें भी ऐसी सरकार थी जो केवल और केवल पैसे को बाहर भेजने का काम कर रही थी। इसकी वजह से जर्मनी की जनता के बीच में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उनके बीच में आए और जनता की समस्या को हल करे और जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में सम्मान दिलाए। और इस कार्य को पूरा किया फिर हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़कर। वो वर्ल्ड वॉर फिर 1939 से 1945 तक चला। इस वॉर के लड़ने के बाद जो ब्रिटेन और फ्रांस का डोमिनेंस था अफ्रीका और एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा, और पूरे वर्ल्ड में भी ब्रिटेन एक जो है महाशक्तिशाली राष्ट्र जाना जाता था इस वर्ल्ड वॉर के पहले तक, 1939 के पहले तक। और जब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन जो है बहुत ही ज़्यादा कर्जे में आ गए थे। इसकी वजह से उनका जीडीपी गिर गया था और साथ ही साथ वे कमज़ोर हो गए थे। और दुनिया में एक नई ताकत उभर कर सामने आई जो था अमेरिका और रूस। अमेरिका जो है इसके बाद से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया, साथ ही साथ रूस भी पावरफुल हो गया, क्योंकि यूरोप के अंदर में कोई ऐसा कॉम्पिटिटर बचा नहीं था जो यूरोप में रूस की बराबरी कर सके। और रूस की बराबरी करने के लिए केवल अमेरिका था, वो भी बहुत दूर था। लेकिन इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद भी जो दुनिया है वो दो गुटों में बटा रहा।